रात थी। श्मशान के पेड़ों के बीच से चांद की धुंधली किरणें छनकर जमीन पर गिर रही थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जिसे सिर्फ दूर से सुनाई देने वाली सियारों की आवाजें भंग कर रही थीं। राजा विक्रमादित्य अपने वचन पर अडिग, अपने दृढ़ निश्चय के साथ एक बार फिर जंगल के भीतर स्थित उस शव को लेने पहुंचे जिस पर दुष्ट बेताल वास करता था। उनके चेहरे पर थकान के निशान थे, पर उनकी आंखों में एक अटल संकल्प चमक रहा था। जैसे ही उन्होंने शव को अपने कंधों पर उठाया, बेताल की गूंजती हुई व्यंग्यात्मक हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। वो हंसी ऐसी थी जो किसी भी साधारण मनुष्य की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दे, पर विक्रम अविचल रहे। बेताल बोला, राजा विक्रम, तुम तो बड़े जिद्दी निकले। लगता है तुम्हें आराम रास नहीं आता। हर बार मेरी कहानियों के जाल में फंसने के बावजूद तुम फिर चले आते हो। लेकिन अगर मैं एक बार फिर तुम्हें एक कहानी सुनाऊं जिसमें एक गहरा प्रश्न छुपा हो और तुमने उसका उत्तर दिया, तो मैं फिर उड़ जाऊंगा और तुम्हें यह व्यर्थ की यात्रा एक बार फिर दोहरानी पड़ेगी। राजा विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उनकी आवाज में धैर्य और दृढ़ता थी। सुनाओ बेताल, मैं तैयार हूं तुम्हारी किसी भी पहेली का सामना करने के लिए। मेरी राह में चाहे जितनी बाधाएं आए, मैं अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटूंगा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुदूर राज्य में अमर सिंह नामक एक प्रतापी राजा का बेटा था, माइनस राजकुमार नरेश। वो अपनी बहादुरी, असाधारण बुद्धि और अपने प्रजा के प्रति असीम प्रेम के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। जनता उसे अपने भविष्य के राजा के रूप में पूजती थी, परंतु उसमें एक अजीब और गहरा रहस्य था जिसे वो स्वयं भी पूरी तरह से नहीं समझ पाता था। नरेश की परछाई रात को उससे अलग होकर जीवित हो जाती थी। ये बात किसी कल्पना से कम नहीं थी, पर यह एक भयावह सच्चाई थी। जब सूर्य अपनी सुनहरी किरणों को समेट कर ढलता और रात की काली चादर चारों ओर फैल जाती, तो उसकी छाया दीवार से उतर जाती और महल के गलियारों में एक स्वतंत्र इकाई की तरह घूमने लगती। वो वही सब कुछ कर सकती थी जो नरेश कर सकता था। उसकी हर चाल, हर हाव भाव का अनुकरण करती, पर ज्यादा चालाकी और बेरहमी से। उसमें नरेश की अच्छाई नहीं, बल्कि उसके अंदर की छिपी हुई बुराई का अंश था। शुरुआत में यह रहस्य किसी को पता नहीं चला। राजकुमार भी इसे अपने मन का वहम समझता रहा, लेकिन फिर महल में अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगी, जिससे हर कोई भयभीत हो उठा। रात्रि के समय खजाने के कमरे से बहुमूल्य वस्तुएं रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगी, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें उठा ले गया हो। दरबारी अपने कक्ष में सुबह घायल पाए जाते। उनके शरीर पर ऐसे निशान होते जैसे किसी ने उन पर हमला किया हो, पर कोई हमलावर नहीं मिलता। एक रात तो किसी ने दुस्साहस करके रानी के शयन कक्ष में घुसने की कोशिश की, जिससे पूरे महल में हड़कंप मच गया। परंतु हर बार जब पहरेदारों से पूछा जाता, तो वे भयभीत होकर कहते, उनकी आंखों में दहशत होती, हमने केवल एक छाया देखी, कोई व्यक्ति नहीं। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि एक परछाई ऐसा कुछ कर सकती है। साध्वी प्रभा का आगमन। एक दिन राज्य में एक रहस्यमयी साध्वी आई, माइनस प्रभा। वो अपने अतीन्द्रिय ज्ञान और असाधारण तांत्रिक शक्तियों के लिए जानी जाती थी। उसकी आंखें ऐसी थीं मानो वो किसी के भी भीतर के रहस्यों को भेद सकती हो। उसके आगमन से राज्य में एक नई उम्मीद जगी। प्रभा ने राजकुमार नरेश को पहली बार देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने तुरंत पहचान लिया कि नरेश के साथ कुछ असामान्य था। उसने राजकुमार की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा, तुम्हारे साथ कोई और है जो तुम्हारे जैसा दिखता है, लेकिन वो अंधकार से बना है, तुम्हारे भीतर के अनसुलझे रहस्यों से जन्मा है। राजकुमार हैरान हो गया। उसके मन में जो बात सालों से दबी थी, उसे पहली बार किसी ने शब्दों में बयान किया था। उसने पहली बार किसी को ये रहस्य बताते देखा और उसे लगा कि शायद यही वो व्यक्ति है जो उसे इस बोझ से मुक्ति दिला सकता है। प्रभा ने अपनी गहरी आवाज में समझाया, मानो वो राजकुमार के आत्मा से बात कर रही हो। तुम्हारी परछाई केवल जीवित नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के अंधकार का स्वरूप है। ये हर उस व्यक्ति के साथ हो सकता है जिसमें आत्मघमंड और सप्रेस्ड इच्छाएं हों, जो अपनी नकारात्मक भावनाओं को दबाते हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करते। तुम्हें स्वयं से युद्ध करना होगा, अपने भीतर के इस अंधकार से लड़ना होगा, उसे परास्त करना होगा, तभी तुम मुक्त हो पाओगे। प्रभा ने कई दिनों तक साधना की और एक शक्तिशाली यंत्र बनाया। ये यंत्र, उसने राजकुमार को समझाया, उसके भीतर के अंधकार को कमजोर करने में मदद करेगा। एक रात्रि राजकुमार उस यंत्र के साथ पुराने महल के तहखाने में गया, जहां वो जानता था माइनस उसकी परछाई निश्चित रूप से आएगी। तहखाने की हवा भारी थी और वहां एक अजीब सी नीरवता छाई हुई थी। घड़ी का कांटा ठीक 12 बजा। आधी रात के साथ ही दीवार से उतरती हुई उसकी छाया आई, इस बार एक व्यक्ति के आकार में, पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और भयावह। परछाई ने नरेश की ही आवाज में, पर एक भयावह और कठोर लहजे में कहा, तू मुझसे क्यों लड़ना चाहता है नरेश? मैं तो तेरा ही प्रतिबिंब हूँ, मैं तेरी ही लालसाएं हूँ, तेरा ही अभिमान, तेरा ही भय। मुझे मिटा देगा तो स्वयं भी अधूरा रह जाएगा। तू खुद को कैसे मिटा सकता है? राजकुमार ने बिना किसी डर के अपनी तलवार निकाल ली, पर उसकी परछाई भी ठीक उसी पल एक काली तलवार निकाल चुकी थी जो अंधेरे में चमक रही थी। एक भयंकर युद्ध हुआ। तलवारों की खनक पूरे तहखाने में गूंज उठी।
नरेश अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहा था, ये जानते हुए कि वो केवल एक बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि अपने ही भीतर के शत्रु से लड़ रहा है। प्रभा मंत्र पढ़ती रही। उसकी आवाज में एक अजीब शक्ति थी जो तहखाने की नकारात्मक ऊर्जा को कम कर रही थी। यंत्र की शक्ति से परछाई की गति धीरे धीरे धीमी होने लगी, मानो उसकी ऊर्जा कम हो रही। परछाई दर्द से चिल्लाई, मुझे मत मारो, मैं तुम ही हूँ। तू खुद को क्यों मार रहा है? उसकी आवाज में अब डर और दर्द था। नरेश ने दृढ़ता से उत्तर दिया। उसकी आवाज में अब कोई संशय नहीं था। तू मैं नहीं है, तू मेरे भीतर का अंधकार है, मेरे अज्ञान का परिणाम है, और अब मैं प्रकाश का चुनाव करता हूँ। मैं अपनी अच्छाई को अपनाता हूँ और बुराई को त्यागता हूँ। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, परछाई एक तीव्र चटकते हुए धुएं में बदल गई और कुछ ही क्षणों में पूरी तरह नष्ट हो गई, मानो वो कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। तहखाने में एक गहरी शांति छा गई। उस दिन के बाद नरेश की परछाई कभी किसी ने नहीं देखी। वो अब एक मुक्त और प्रबुद्ध व्यक्ति था जिसने अपने भीतर की लड़ाई जीत ली थी। वो अक्सर अपने दरबारियों और प्रजा से कहता था, माइनस, अब मेरी आत्मा मेरी छाया है। जो गलत हो उसे छिपाना नहीं चाहिए, न ही उससे डरना चाहिए। उसका सामना करना चाहिए, उसे स्वीकार कर उसका निवारण करना चाहिए। बेताल कहानी समाप्त करके बोला। उसकी आवाज में एक रहस्यमयी मुस्कान थी, अब बताओ राजा विक्रम, यह कहानी तुम्हारे बुद्धि की कसौटी है। क्या नरेश ने स्वयं को मारा क्योंकि उसने अपनी ही परछाई को, अपने ही हिस्से को नष्ट किया? क्या परछाई केवल उसकी कल्पना थी, उसके मन का भ्रम, या एक वास्तविक तांत्रिक सत्ता थी जो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित थी? और प्रभा, क्या वो केवल उसकी मार्गदर्शक थी, एक साधारण साध्वी, या उसका भाग्य थी जो उसे इस समस्या से निकालने के लिए नियति ने भेजी थी? राजा विक्रम कुछ देर शांत रहा। उसकी आंखों में गहन विचार थे। उसने हर प्रश्न पर गहराई से चिंतन किया, फिर गंभीरता से बोला, नरेश ने स्वयं को नहीं मारा, उसने अपने भीतर के अंधकार को हराया। उसने अपने अज्ञान, अपने अहंकार और अपनी दबी हुई इच्छाओं पर विजय प्राप्त की। ये एक आंतरिक विजय थी। परछाई एक प्रतीक थी उस स्वभाव का जो मनुष्य के भीतर छिपा होता है, उसकी नकारात्मक प्रवृत्तियों का। वो कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि उसके अवचेतन मन की एक शक्ति थी जो भौतिक रूप ले चुकी थी। और प्रभा, वो कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, वो विवेक का रूप थी, ज्ञान जो हमें हमारे ही भीतर झांकने की शक्ति देता है, हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन पर विजय पाने का मार्ग दिखाता है। बेताल हंस पड़ा। उसकी हंसी इस बार एक विचित्र संतोष से भरी थी। सही उत्तर राजा विक्रम, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, लेकिन तुमने उत्तर दिया, तो अब मैं उड़ता हूं। बेताल शव सहित तेजी से आकाश में उड़ जाता है और विक्रम फिर खाली हाथ पर अपने कर्तव्य पर अटल उसके पीछे भागते हैं। राजा विक्रम फिर खाली हाथ रह गए, लेकिन उनका सफर रुका नहीं। वे जानते थे कि उनका वचन पूरा करना अभी बाकी है, क्योंकि जब तक सत्य की खोज बाकी है, जब तक बुराई पर अच्छाई की विजय की आवश्यकता है, बेताल की कहानियां चलती रहेंगी और विक्रम का संघर्ष जारी रहेगा। यदि आपको हमारा विक्रम और बेताल की ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल पर 1000 लाइक करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए अगला रोमांचक एपिसोड ला सकें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी नई कहानी मिस न करें। तो चलिए चलते हैं। नमस्कार।